मेरा नाम शिल्पा है। आज मेरी शादी की तीसरी एनिवर्सरी थी। मैं खुश थी कि मेरी एनिवर्सरी थी, लेकिन उदास भी थी कि आज मुझे अपने घर वालों को देखे हुए पूरे 3 साल हो चुके थे। न मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और न ही मेरी उनसे कोई बातचीत हो सकी थी। मैं अपने पति के साथ खुश तो थी, क्योंकि इस घर में मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस मेरे पति मुझे मेरे मायके वालों से मिलने नहीं देते थे। उस दिन घर में एनिवर्सरी की वजह से मेहमान मौजूद थे और हल्ला गुल्ला हो रहा था। तभी अचानक मेरी नौकरानी मेरे पास आई और कहने लगी कि मालकिन, काफ़ी देर से आपके कमरे में रखा मोबाइल बज रहा है। उसने मुझे मेरा मोबाइल लाकर दिया। मैंने अपने सर पर हाथ मारा और कहा कि ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा मोबाइल मेरे रूम में ही रह गया। मैंने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र मारी तो मेरी माँ की कॉल आई, जो मेरे बड़े भैया के साथ रहती थी। मैं मम्मी की कॉल देखकर एक साइट पर चली गई और जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की तो मेरी मम्मी रोने लगी। मैं घबरा गई थी, क्योंकि आज काफ़ी लंबे समय बाद मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था। वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उनका दामाद कभी भी उनकी बेटी को उनसे मिलने नहीं देता, इसलिए वो मेरा घर खराब नहीं करना चाहती थी और उन्होंने भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। मगर आज फ़ोन पर उनकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई थी। मैं समझ गई थी कि ज़रूर कोई इमरजेंसी ही होगी। तभी तो मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया। माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी भाभी से बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी दोनों मिलकर मुझे बहुत परेशान करते हैं। तुम मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपने पास नहीं बुला सकती। तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन यहाँ रहना मेरे लिए दुश्वार हो रहा है। अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रही तो मैं जल्द ही परलोक सुधर जाऊंगी, और अगर मैं यहाँ से कहीं और जाऊं तो कहाँ जाऊं बेटा? इस दुनिया में मेरा तुम्हारा और अपने बेटे के अलावा कोई नहीं है। बेटा भी अपनी बहू के कहने पर चलता है। बहू मुझे मारती है, खाना भी नहीं देती। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं कल आपसे मिलने के लिए आऊंगी। मैं आकर वहाँ भैया को समझाऊंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो अपनी पत्नी के इशारे पर चलते हैं और मेरी माँ को तंग कर रहे हैं। माँ ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुम यहाँ आ गई तो उसकी पत्नी तुम पर भी गलत शब्दों का वार करेगी। तुम ऐसा मत करना बेटा, मेरी थोड़ी सी ही जिंदगी बची है। मैं चाहती हूँ कि बची कूची जिंदगी मेरी बेटी के साथ गुजर जाए। तुम दामाद जी को समझाना और उनसे कहना कि वो मुझे अपने घर के एक कोने में छोटी सी जगह दे दे। मैं वहाँ नौकरानी बनकर भी अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। यहाँ भी तो बहू मुझसे घर के सारे काम करवाती है। मैं अपनी बेटी की ससुराल में नौकरानी बनकर सारे काम कर लूंगी। कम से कम वहाँ मुझे मेरी बेटी का साथ तो नसीब होगा। मैंने रोते हुए कहा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरी माँ हो, क्या आपको इतना भी हक नहीं कि आप कुछ दिन मेरे घर में रह सको? नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे कि आप मेरे घर में नौकरानी बनकर रहो। अभी मैं अपनी माँ से बात करते करते पीछे की तरफ पलट गई तो अचानक मैंने देखा कि मेरे पति जस्ट मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर अचानक मैं घबरा गई और मेरा वो हाथ कांपने लगा। जिस हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, मेरे तो शब्द भी कांपने लगे थे। इसका मतलब कि मेरे पति मेरे पीछे खड़े हुए मेरी और मेरी माँ की फ़ोन पर होने वाली सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने मुझे इशारे से सख्ती से मना किया और घूरकर देखा तो मैंने अपनी माँ से बहाना बना दिया कि मुझे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन बंद करके अपने पति की तरफ देखा, जिन्होंने मुझसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी नज़रें मुझे चेतावनी दे रही थीं, जैसे मैं अपनी माँ को यहाँ लाने के बारे में कभी सोचूं भी ना। सारे मेहमान मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अब हमें अपनी एनिवर्सरी का केक भी कट करना था। मेरे चेहरे पर जो खुशी फैली हुई थी, वो सारी ही खुशी गायब हो गई थी, क्योंकि अब मैं फिक्र में डूब चुकी थी और बार बार मेरा ध्यान सिर्फ अपनी माँ की तरफ ही जा रहा था। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैंने इन दिनों में अपनी माँ को कीन अटैक करने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि मुझे मौका मिले, मैं अपनी माँ से फ़ोन पर बात करूं, लेकिन इन 2-3 दिन तक मेरे पति ऑफिस नहीं गए। सारा काम उन्होंने अपने वर्कर्स को फ़ोन पर ही समझा दिया था और मैं मौके की तलाश में थी कि कब वो घर से बाहर जाए। वो ज़्यादातर मेरे साथ ही घर में मौजूद थे और इस बीच मुझे अपनी माँ से उनके हालचाल लेने का भी मौका नहीं मिल सका। मगर कुछ दिन गुजरे थे जब मेरी माँ खुद मेरे घर पर आ गई। उस समय सुबह का टाइम था। मैं और मेरे पति डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे।
मेरे पति के हाथ में अखबार भी था और मैं उनके पास वाली ही चेयर पर बैठी चाय पी रही थी। तभी नौकर ने आकर बताया, मालकिन, आपकी माँ आई है। ये बात सुनकर तो मैं एक झटके से ही खड़ी हो गई थी, लेकिन मेरे पति बोल पड़े और उन्होंने नौकर से कहा कि घर के दरवाजे पर ताला लगा दो, वो थककर खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मैंने अपने पति को चौंक कर देखा। मैं बेचैन होने लगी। मैंने अपने पति से कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मेरी माँ आई है और अब तो हमारी शादी को बहुत समय हो गया। मेरी आंखें तरस गई हैं उनको देखने के लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दरवाज़ा खोल दीजिए। मेरे पति ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगे, लगता है तुम सब कुछ भूल गई हो। उनकी इस बात पर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे उनकी कही गई एक एक बात अच्छी तरह से याद थी। मैं कुछ भी भूली नहीं थी, मगर वो औरत जो बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई थी, वो मेरी माँ थी। काफ़ी देर तक मैं अपने पति के डर की वजह से घर के अंदर ही रही और नौकरों ने घर के दरवाजे को अंदर से ताला लगा दिया था और चाबी लाकर टेबल पर रख दी थी। मैं चाबी को घूर घूर कर देख रही थी। मेरी आंखों में नमी थी और दिमाग में अपनी माँ का ख्याल काफ़ी देर इसी तरह से गुजर गई। मेरी आंखों में नमी थी और दिलो दिमाग में अपनी माँ की परेशानी का ख्याल, जब अचानक मुझे धीमी धीमी बारिश की आवाज़ आने लगी। मैंने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा तो बाहर बारिश पड़नी शुरू हो गई थी और फिर मुझे दोबारा से अपनी माँ का ख्याल आया कि इस बारिश में मेरी माँ की क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि ये सर्दियों की बारिश थी। ये सोचकर तो मेरा दिल ही दहल गया था कि मेरी माँ हमारे घर की ढेर सारी परेशानियों में मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहन को बड़े लाड प्यार से पाला था। गरीबी के हालात में भी हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मैंने आंखें खोली तो अपनी माँ को ही देखा था, क्योंकि मैं जब 2 साल की थी तब मेरे पिता की मौत हो गई थी। उनकी मौत किसी बड़ी बीमारी की वजह से हुई थी, इसलिए मैं अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानती थी। मेरे बड़े भैया, जिनका नाम रोहित है, वो समय 60 साल के थे और 60 साल तक उन्होंने मेरे पिता का प्यार पाया था। मगर पिताजी के मरने के बाद माँ ने भी हम दोनों को प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हम लोग पहले से ही गरीब थे, एक छोटे से घर में रहते थे। पिताजी के मरने के बाद घर में और भी ज्यादा परेशानी आ गई, क्योंकि घर का कमाने वाला ही जा चुका था, इसलिए माँ कमाने पर उतर आई। वो हमारे शहर के बीच लगने वाले बाजार में वहाँ एक दुकान थी। वो वहाँ जाकर बड़ी बड़ी रजाइयाँ सिलती थीं, जिस काम के उन्हें पैसे मिलते थे और उन पैसों से हमारा घर चलता था। मेरी माँ मुझे लेकर वहाँ चली जाती थी, क्योंकि मैं छोटी थी और भैया घर में ही रुक जाते थे। भैया को भी माँ ने काम पर डाल दिया था। मेरे भैया कोई खास काम तो नहीं करते थे, लेकिन उन्हें दिन के 150 रुपये मिल जाते थे। दरअसल मेरे भैया को एक किराना स्टोर के मालिक ने हेल्पर के तौर पर उनके स्कूल से आने के बाद बुलाना शुरू कर दिया था। जहां भैया किराना स्टोर के मालिक की हेल्प किया करते थे और वहीं पर पढ़ाई भी करते रहते थे। वहां से भैया शाम को 7 बजे तक घर आते थे, क्योंकि जब तक माँ भी मुझे लेकर घर आ जाती थी और फिर हम सबके लिए खाना बनाया करती थी। मेरी माँ अपनी कमाई से घर भी चला रही थी और मेरे भैया को भी शिक्षा दिलवा रही थी। माँ मुझे अपने साथ जब दुकान पर ले जाती थी, वहां पर खुद काम में बिजी हो जाती थी और मेरुई के ढेर में बैठकर खेलती रहती थी। उधर माँ अपना भी काम करती रहती और मेरा भी ध्यान रख लिया करती थी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और मेरे भैया भी हैं स्कूल कर चुके थे। कई साल गुजर गए। मेरी माँ ने हम लोगों की परवरिश करने के लिए बहुत मेहनत की। हम दोनों भाई बहन अच्छे से जवान हो गए। माँ भैया पर काफ़ी समय से दबाव बना रही थी कि बेटा, मैंने तुम्हें किस लिए पढ़ाया लिखवाना, ताकि तुम अपनी इस शिक्षा का फ़ायदा उठाओ, कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारी शिक्षा काम आ सके। मगर भैया कोई काम नहीं करना चाहते थे। घर के हालात उनकी आंखों के सामने थे, फिर भी वो ना जाने क्यों उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से भैया ने 2-3 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया तो एक जगह उनकी नौकरी लग गई थी और फिर इस तरह हमारे घर के हालात थोड़े से सुधर गए। भैया की परफॉर्मेंस उनके ऑफिस में अच्छी नहीं बैठती थी, इसलिए उनकी सैलरी बहुत कम थी और 6-7 महीने एक जगह नौकरी करने के बाद भैया चाहते थे कि वो दूसरी जगह नौकरी करने लग जाए। ऐसे में कभी भी भैया इतने पैसे नहीं कमा सके कि वो हमारे हालात बदल सकते। हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहते थे, मगर ज़्यादा गरीब भी नहीं होना चाहते थे। बस माँ की हमेशा यही प्रार्थना होती थी कि उनके बेटे की कमाई हमें पूरी हो जाया करे। मुश्किल समय में
किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि जब मुश्किल समय हम लोगों पर आता था तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ता था। मुश्किल समय जैसे कि किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, बड़े अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता, या फिर मेरे कॉलेज में कोई न कोई नया खर्चा आ जाता था। मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके मुझे और भैया को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, ताकि आगे चलकर हम दोनों भाई बहन कामयाब हो सके। भैया चाहते तो कामयाब हो सकते थे, मगर वो कामयाब होना ही नहीं चाहते थे। वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में लगे रहते थे, इसलिए उनका ध्यान नहीं जाता था कि वो घर की व्यवस्था को ठीक कर सके। लेकिन मुझे अपने घर के हालात बहुत अच्छे से दिखते थे, और अपनी माँ की मेहनत भी और उनकी परेशानी भी, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहती है। जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं नौकरी करूंगी, और चाहे जो हो जाए दिन रात मेहनत करके अपने घर के हालात सुधारूंगी। मैंने जब इस बारे में माँ से बात की कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मेरी माँ ने इस बात के लिए फौरन इनकार कर दिया और कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें नौकरी करने नहीं दूंगी। तुम पढ़ लिख गई हो, खूबसूरत हो, समझदार हो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे और पढ़े लिखे इंसान के साथ हो जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपने इसी दिन के लिए मुझे पढ़ाया लिखवाना था, तो माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, आकर एक माँ अपनी बेटी के लिए यही ख्वाहिश करती है कि उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में अच्छे लड़के के साथ हो जाए, जहाँ उसकी बेटी ऐशो आराम के साथ रह सके। मैं अपनी माँ से कहती थी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी, और जब मेरी शादी का समय आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। हम दोनों माँ बेटे ये बात कह ही रहे थे कि अचानक हम दोनों के बीच भैया बोल पड़े और कहने लगे कि अरे माँ, अगर हमारी शिल्पा नौकरी करना चाहती है तो उसे नौकरी करने क्यों नहीं देती। मैं भैया की इस बात का मतलब समझ गई थी। भैया चाहते थे कि बहन नौकरी करने लगेंगी तो वो जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो भी कमाना बंद कर देंगे। मेरी माँ भैया की तरफ देखते हुए ही तो मुझे नौकरी से इनकार कर रही थी, लेकिन मैं फिर भी जिद पर अड़ी रही और कहने लगी कि मुझे तो नौकरी ही करनी है। और मेरी इस जिद पर और घर के हालातों को देखते हुए मेरी माँ मुझे नौकरी पर भेजने के लिए तैयार हो गई थी। और खुशकिस्मती की बात यह थी कि मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रही थी, और अच्छे स्कूल कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, इसलिए मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहाँ पर मेरी कुछ दोस्त भी बनी, और वहाँ मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मैं मन लगाकर काम किया करती थी, टाइम पर ऑफिस पहुँचती थी, और सारा काम करने के बाद ही घर के लिए रवाना होती थी। मेरे काम से वहाँ के बॉस बहुत होश थे। कंपनी के मालिक कोई एजेंट नहीं थे। वो हट्टे कट्टे और जवान थे। मुझसे लगभग 5 साल बड़े थे, बहुत ही स्मार्ट थे, और उनकी सुंदरता देखकर ऑफिस की सारी ही लड़कियां तारीफ किया करती थीं कि बॉस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन सुंदरता में तो मैं भी पीछे नहीं थी, मैं भी बहुत अच्छी थी। मैंने देखा था कि ऑफिस में काम करने वाले कई सारे लड़कों की नज़र मुझ पर रहती थी, लेकिन मैं किसी पर ध्यान नहीं देती थी। मैं तो ज़्यादातर अपने ही काम में बिजी होती थी, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आई थी। मेरी सोच कुछ और थी, इसलिए मैं धोखे से भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकती थी। धीरे धीरे मुझे अपने काम में कामयाबी हासिल होने लगी। ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाली लड़कियां, जिन्होंने मुझे अपनी दोस्त बना लिया था, उन्होंने मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन मैंने उन लोगों को कभी भी अपने बारे में ये नहीं बताया था कि मैं बहुत ही गरीब घर की हूँ, और नौकरी भी बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ काम करने वाली सारी ही लड़कियाँ अच्छे खासे खाते पीते परिवारों की थीं और मुझसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी थीं। लेकिन मैं शुरू से ही मेहनती और समझदार रही थी, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस उन सारी लड़कियों से अच्छी होती थी। मैंने उन सारी ही लड़कियों को ये बताया था कि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ था कि कुछ लड़कियों ने मुझे अपने घर पर डिनर या पार्टी वगैरह में इनवाइट किया था, लेकिन मैं उनमें से किसी के घर भी नहीं गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अच्छे घरों में रहने वाली लड़कियां थीं। अगर मैं उनके घर जाऊंगी तो एक ना एक दिन मुझे भी उन लोगों को अपने यहाँ बुलाना पड़ेगा, और वो लोग मेरा घर देखकर क्या कहेंगे। मेरा घर तो बहुत छोटा और टूटा फूटा सा था, जहाँ पर मामूली सा सामान मौजूद था। हम लोग ज्यादातर जमीन पर सोया करते थे। वो लोग जब देखेंगे कि हमारे यहाँ तो एक छोटा और मामूली सा बेड भी नहीं है, तो उन लोगों की नज़र में मेरी क्या रेपुटेशन रहेंगी, और फिर मैं किस तरह से उनके साथ एक ही कंपनी में काम कर सकूंगी। मैं कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। काम में कामयाब होने के कारण कंपनी के बॉस का ध्यान भी
मेरे ऊपर जाता रहता था। मैं भले ही मामूली से कपड़े पहनकर ऑफिस जाती थी, लेकिन सब लोग मेरी सुंदरता और रंग रूप देखकर ये समझते थे कि मैं सच में खाते पीते घर की लड़की हूँ, और बॉस भी यही समझने लगे थे। मेरी कंपनी के बॉस रोहन अग्निहोत्री मेटल इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक थे। इस दुनिया में उनके माता पिता नहीं थे, सिर्फ एक बहन थी और उसकी शादी भी अमेरिका में हुई थी। रोहन सर अब ज्यादातर मुझ पर ही नज़र रखने लगे थे और फिर वक्त गुजरने के एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो जैसे मैं हैरान ही रह गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कोई इतना अमीर इंसान मुझसे मोहब्बत कर सकता है, और ज्यादा हैरान मैं इसलिए भी थी क्योंकि हमारी कंपनी में ढेर सारी लड़कियां काम करती थीं जो बहुत ही सुंदर थीं, शायद मुझसे भी ज्यादा, और अमीर घर की भी थी। रोहन सर चाहते तो उनको भी प्रपोज कर सकते थे, मगर उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? जब ये बात मैंने उनसे कही तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात अलग है, बाकी सारी लड़कियां डिफरेंट स्टाइल बनाकर कपड़े पहनकर यहाँ आती हैं, मगर तुम बहुत अलग हो, तुम हमेशा सिंपल रहती हो, तुमसे ज्यादा सुंदर यहाँ कोई भी नहीं है। फिर इसी तरह हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गुम होकर ऑफिस में काम करने लगे। अभी मैंने शादी की बात तो अपने घर पर किसी से नहीं की थी। जब से हमारी कंपनी के लोगों को ये पता चला था कि मैं रोहन की पसंद हूँ, मैं जो पहले यहाँ पर एक मामूली से एम्प्लॉय हुआ करती थी, आज मुझे कंपनी का मैनेजर बना दिया गया था और मैं रोहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी, लोग मेरी खूब इज्जत करने लगे थे। ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं रोहन से शादी करके रहूंगी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। मेरे सपने ज्यादा बड़े तो नहीं थे, बस एक अच्छी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश थी, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। जैसा मैं चाहती थी वैसा हो गया। मैंने रोहन को अपने घर और घर के हालात के बारे में सब कुछ बता दिया था। रोहन ने कहा कि मैं तो समझता था कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली हो। मिडिल क्लास लोग नॉर्मल लोग होते हैं, मगर तुम तो बहुत ही गरीब परिवार की लड़की हो, तुम्हारा तो घर भी बहुत छोटा है। ये सब कुछ मुझे बुरा नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। रोहन ने मुझसे दोबारा शादी करने के लिए कहा तो मैंने पलटकर उन्हें जवाब दिया कि मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस पर रोहन ने जवाब दिया कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें उसको ज़रूर मानना होगा। उन्होंने मुझे अपनी शर्त ये बताई कि तुम अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज की मालकिन बनने जा रही हो और तुम्हारा बैकग्राउंड लोग जानते हैं। मैं तुम्हारा बैकग्राउंड खत्म करना चाहता हूँ। मैं किसी को ये नहीं बताना चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी एक टूटे फूटे घर की और बहुत ही गरीब परिवार की रहने वाली है। इस बात पर मैंने रोहन को गौर से देखा। उन्होंने कहा कि देखो शिल्पा, शहर में मेरी भी इज्जत है और सबको पता है कि मैं लाखों में खेलता हूँ, तो फिर मैं तुम जैसी इतनी गरीब लड़की को कैसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूँ। लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, और जब से तुमने मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया है तब से मैंने तुम्हारे बारे में और जानकारी इकट्ठा कर ली है। वो जानकारी ये है कि तुम्हारा भाई कोई काम नहीं करता और तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी रजाई या सिलकर तुम्हारी परवरिश की है। तुम अपने घर के हालात सुधारना चाहती थी, इसीलिए तुमने मेरी कंपनी में नौकरी करना शुरू किया, और तुम्हारे घरेलू हालात बहुत कमज़ोर हैं। मैं तुम्हारे घरवालों की ज़िंदगी बदल दूंगा। हर महीने उनको 50,000 रुपये देने का फैसला मैं करता हूँ। फिर तुम भी काम नहीं करोगी और मैं हर महीने तुम्हारे घर 50,000 रुपये पहुँचाया करूँगा। तुम्हारे घरेलू हालात भी बेहतर हो जाएंगे और तुम्हें भी अच्छा पति और अच्छा ससुराल मिल जाएगा। मुझे अपने पति की ये बात बिल्कुल ठीक लगी थी, लेकिन अभी जो शर्त वो मुझे बताने जा रहे थे वो सुननी बाकी रह गई थी। मैंने खुश होकर उनसे कहा कि आप तो बहुत अच्छे हैं जो मेरे घर वालों के लिए इतना सोच रहे हैं। फिर उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि तुम्हारे घर वालों के लिए सिर्फ मैं ही सोच सकता हूँ, शादी के बाद तुम कुछ नहीं सोच सकती। एक तरफ तुम्हारे हाथ में फैसला है कि तुम मुझसे शादी करोगी, तब मैं सारी जिंदगी तुम्हारे घर पर 50,000 रुपये की रकम हर महीने पहुंचाता रहूंगा, और दूसरी तरफ तुम्हारे हाथ में फैसला है कि शादी के बाद तुम अपने परिवार वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी, वहां जाओगी नहीं, उनसे मिलोगी भी नहीं, उनसे बात भी नहीं करोगी। तुम्हें उन लोगों को पूरी तरह से छोड़ना होगा और भूलना भी होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता
कि मैं तुम्हारी गरीबी छुपाकर तुमसे शादी करूंगा, तो शादी के बाद भी तुम अपने घर वालों के कॉन्टैक्ट में रहो तो लोगों को पता चल जाए कि तुम उनके घर की बेटी हो। इसलिए अब तुम फैसला कर सकती हो कि तुम्हें क्या करना है। रोहन की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था। आखिर ये कैसी अजीब सी शर्त थी। अगर वो मुझसे शादी कर रहे थे तो मेरे घर के हालात सुधारने की जिम्मेदारी ले रहे थे, मगर साथ साथ ये भी कह रहे थे कि मैं अपने घर वालों से सारे संबंध खत्म कर दूं। उस समय मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और सोच लिया कि ठीक है, वैसे भी लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसे बाकी की जिंदगी ससुराल में ही तो गुजारनी होती है। लेकिन यहाँ मेरे ससुराल जाने से मेरे घर वालों के लिए आसानी हो रही थी, तो मेरे लिए शादी करना और उनसे संबंध खत्म करना कोई गलत बात नहीं थी। इसलिए मैंने अपने घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। इस पर मेरी माँ बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम मेरी एक ही बेटी हो और तुम्हें तो पता है कि मैंने सारी जिंदगी किन कठिनाइयों का सामना करके तुम्हें पाला है, और वो कहता है कि तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारे बदले हमें हर महीने पैसे देता रहेगा। नहीं बेटा, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूं कि शादी के बाद भी तुम आती जाती रहो, हमसे मिलती रहो। माँ तो किसी भी हाल में इस शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उन्हें दौलत से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार था। लेकिन मेरे भैया को ये सब कुछ बहुत पसंद आया था और वो तो सारी जिंदगी और हर महीने रकम की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए थे। उन्होंने तो रोहन से जाकर इस बारे में बात कर ली थी कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं, और उन्होंने जबरदस्ती माँ को भी तैयार कर लिया था। हालांकि मेरी माँ बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने भी माँ से कहा था कि माँ, मैं रोहन से मोहब्बत करती हूँ। जब मोहब्बत की बात सामने आई तो मेरी माँ कमज़ोर हो गई और उन्होंने मेरी शादी रोहन से होने दी। रोहन ने शादी तो बहुत धूमधाम से की थी, लेकिन उस शादी में भी मेरी माँ और भैया शामिल नहीं थे। भैया को कोई अफसोस नहीं था कि उनकी बहन की शादी होने जा रही है, वो विदा होकर मेरी इस घर से चली जाएगी, बल्कि वो तो बहुत खुश हो रहे थे कि बहन के जाते ही हमें हमेशा रकम मिलती रहेंगी। लेकिन मेरी माँ बहुत टूट चुकी थी। जब आखिरी समय में अपने घर से निकली तो मेरी माँ बहुत रो रही थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, एक तुम ही तो मेरा सहारा हो और आज तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं भी रोई थी, लेकिन इतना नहीं रोई थी जितना मेरी माँ रो रही थी, क्योंकि मुझे रोहन के कहे हुए शब्दों पर ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि जब मेरी शादी रोहन के साथ हो जाएगी तब अगर मैं उनसे कभी कभी अपनी माँ और भैया से मिलने का कहूँगी तो वो मान जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जैसा मैंने सोचा हुआ है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी माँ और भैया की शक्ल के लिए तरस जाऊंगी। रोहन ने एक दिन भी मुझे मेरी माँ और भैया से मिलने नहीं दिया। मेरे पास मेरी माँ का मोबाइल नंबर था। जब मुझे रोहन ने बताया था कि तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है, ये खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं चाहती थी कि उनके घर मुबारकबाद देने के लिए जाऊं, लेकिन रोहन मुझे वहां लेकर नहीं गए। मैं अपनी माँ से और भैया से मिलने के लिए बहुत तरसती थी, बहुत तड़पती थी, लेकिन रोहन ने मेरी एक न सुनी। हाँ, मेरे बहुत रोने पर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम कभी कभी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर सकती हो, सिर्फ फ़ोन पर बात कर सकती हो, मिलने नहीं जाना है और ना ही उनको यहाँ पर बुलाना है। यही वजह थी कि 3 साल से मैं अपनी माँ से नहीं मिली थी। मेरे यहाँ आने के फौरन बाद ही मेरे भैया ने भी शादी कर ली थी। मेरी भाभी कैसी थी मैं नहीं जानती थी, मैंने उनको देखा भी नहीं था। भैया को तो कभी मेरी याद नहीं आई होगी, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और अब तो भैया को काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि वो मेरे पति के ही दिए गए पैसों पर ऐश कर रहे होंगे। मगर अब जब माँ ने मुझे बताया कि मेरी भाभियों उनको बहुत परेशान करती है, खाना भी नहीं देती, घर के सारे काम भी उनसे करवाती है, उनके साथ बदतमीजी करती है, और उसकी गलतियों पर भैया भी उसे नहीं डांटते, बल्कि अब तो भैया को मेरी मांस घर में बोझ लगने लगी थी। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं बार बार अपने पति के पास जा रही थी, उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ दरवाजे का ताला खोल दे, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मेरी माँ का सर्दी से बुरा हाल हो रहा होगा। लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी माँ की कोई परवाह नहीं है। शिल्पा, उनसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? मैं हर महीने उन लोगों के आराम के लिए उन्हें अपनी शर्त के मुताबिक पैसे भेजता तो हूँ, तो फिर उन्होंने फ़ोन करके
तुम्हें अपनी परेशानी क्यों बताई? क्यों वो यहाँ पर आ गई है? मुझे अपने पति की इस बात पर गुस्सा आया। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो हमेशा मुझे यही बात कहते थे कि तुम गरीब घर की लड़की हो, तुम्हें यहाँ लाकर मैंने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है और फिर भी तुम अपने घर वालों को याद करती रहती हो। ये शादी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने न जाने रोहन के साथ कैसे कैसे सपने देखे थे, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इन सपनों की कीमत मुझे अपनी माँ से दूर होने के रूप में मिलेंगे। मेरे पति हमेशा यही कहते थे कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में मैं किसी को शामिल नहीं करना चाहता। मेरे पति अपने काम से मतलब रखते थे। उनकी तो बहन भी शादी के बाद कभी यहाँ नहीं आई थी और माता पिता उनके पहले ही नहीं थे। वो सिर्फ पैसा कमाना जानते थे, रिश्तों को निभाना नहीं जानते थे। वक्त के साथ साथ उनकी ये बात मेरे लिए जंजीर बन गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहे या फिर मैं अपनी माँ के साथ रहने लगूं, उनका ख्याल रखूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। मेरे पति ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें अपने घर वालों से सारे संबंध खत्म करने हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी शादीशुदा जिंदगी में दखल दे। मुझे उनकी ये शर्त बहुत अच्छे से याद थी, लेकिन अब मैं पछता रही थी कि मैंने उनकी ये शर्त क्यों मान ली थी। मैंने फिर से अपने पति से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दो टुक शब्दों में कह दिया कि तुम्हारा भाई है, उनका ध्यान रखने के लिए तुम्हें उनके लिए ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी बदली कि मैं खुद को पहचान ही नहीं पाई। रोहन एक खूबसूरत सपने की तरह थे, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे अपनी कठपुतली बनाकर रख दिया था। मुझे कब क्या करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सब कुछ वो तय किया करते थे। बदले में मैं सिर्फ एक आराम और ऐश भरी जिंदगी गुजार रही थी, जहाँ दौलत की कोई कमी नहीं थी। जितना चाहे मैं उनके पैसे को उड़ा सकती थी। मुझे उनकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं था, मगर ये उनकी मोहब्बत नहीं बल्कि कैद थी। मैं उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारती थी। मेरी कोई अपनी पसंद, अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं होती थी। समय गुजरता गया और मैं इस जिंदगी की आंधी हो गई थी। माँ कभी कभी मुझे फ़ोन किया करती थी तो मैं उन्हें बिजी होने का बहाना बना दिया करती थी। जब रोहन घर में होते थे, लेकिन जब रोहन घर में नहीं होते तो मैं काफ़ी देर तक उनसे बातें करती थी, लेकिन हर रोज़ मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता था। एक महीने में 1 या 2 बार मैं उनसे फ़ोन पर बात किया करती थी। मुझे पता था कि मेरी माँ तकलीफ़ में है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी माँ मुझे फ़ोन पर भैया और भाभी के बारे में सब कुछ बताती रहती थी। फिर एक दिन उनका फ़ोन आ गया। वो मेरे पास आना चाहती थी क्योंकि भाई और भाभी की हरकतों से अब वो बहुत थक चुकी थी, और अब जब माँ खुद यहाँ आ गई थी तो मेरे पति ने नौकर से कहकर घर के दरवाजे पर ताला मार दिया था। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। मैं खिड़की पर गई और अपनी माँ को बेबस नज़रों से देखने लगी। वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही थी, मगर दरवाज़ा कोई खोलने वाला ही नहीं था। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की बाहर हो गई थी। मैंने अपने पति से लड़ना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती टेबल पर झपट्टा मारकर उससे मैं चाबी उठाई और दरवाज़ा खोलकर जब अपनी माँ को बाहर सड़क पर देखने के लिए गई तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। उनको बेहोश देखकर मैं घबरा गई। मैंने अपनी माँ का चेहरा हाथ में लिया। उनका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था और ठंडा हो गया था। मेरी माँ कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत डर गई। मैंने अपने पति को पास बुलाया कि वो मेरी मदद करे, मेरी माँ को अस्पताल लेकर जाए, लेकिन उन्होंने खुद मेरी मदद नहीं की, बल्कि घर के 2 नौकरों को और ड्राइवर को मेरे साथ अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में मेरी माँ का 2 दिन तक इलाज हुआ। अच्छी बात यह थी कि मेरी माँ को ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। वो बच गई थी, लेकिन होश में आने के बाद वो फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि बेटा, मैं तुम्हारे भाई और भाभी के पास नहीं जाऊंगी, और मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं कभी अपने भैया भाभी के पास अपनी माँ को नहीं भेजूंगी। भैया तो शुरू से ही माँ की कोई परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी पत्नी भी ऐसा ही करने लगी है। अस्पताल से 3 दिन के बाद जब मेरी माँ डिस्चार्ज हुई तो मैं उनको अपने साथ अपने घर ले आई थी। उस समय रोहन ऑफिस में थे, मगर जब वो घर आए और उन्हें पता चला कि मैं अपनी माँ को घर पर लेकर आई हूँ, तो इस बात पर वो कमरे में आकर मुझ पर बहुत भड़कने लगे थे और कहने लगे कि शिल्पा, तुम अपनी शर्त भूल गई हो, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी माँ को यहाँ तक लाने की? तुम्हारे भाई को मैं इतने पैसे आखिर किस बात के देता हूँ? मैंने कहा। रोहन, प्लीज खामोश हो जाइए। माँ पास वाले ही कमरे में है, सुनेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा।
इस पर रोहन ने अपनी आवाज़ हल्की तो कर ली थी, मगर कहा था कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ को ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करूँगा। कल परसों मैं अपनी माँ को यहाँ से रवाना कर देना। मैं अपने घर में किसी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फिर से उनसे कहा कि प्लीज़ चुप रहिए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने झटके से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी माँ मेरी कोई नहीं लगती, इसलिए इस बुढ़िया को यहाँ से भगा देना। मुझे रोहन के ऐसे शब्दों पर बहुत गुस्सा आया था। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैं चिल्ला उठी। मैंने कहा, प्लीज़ खामोश रहो। तुम इंसान ही हो या फिर कोई राक्षस हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के बारे में ऐसा कहते हुए? अरे हाँ, तुम्हें शर्म क्यों आएगी? क्योंकि तुम्हारे खुद के माता पिता जो नहीं है, तुम्हें मेरी माँ इतनी ही बुरी लगती है तो ठीक है। देखो, वो मेरी माँ है। सारी जिंदगी उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। मेरी बात सुनकर रोहन हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि सच में तुम मुझे अपनी माँ की खातिर छोड़ना चाहती हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं अपनी माँ की खातिर आपको छोड़ सकती हूँ। मेरी इस बात पर वो पूरी तरह से खामोश हो गए, क्योंकि इस बार हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था जिसमें मेरी आवाज़ खुल गई थी और मैंने ऐसे ऐसे शब्द रोहन को बोल दिए थे जिनकी उन्हें मुझसे उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद काफ़ी समय तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से नाराज़ रहे थे। मेरी माँ की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि जब उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब मैं उन्हें लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे पति के मुंह पर बहुत एहसान है। मुझे उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने अपनी बदतमीजी की, खुद ही रोहन से माफ़ी मांग ली, जिस पर उन्होंने मुझे आसानी से माफ़ कर दिया था और फिर साथ ही ये भी कहा था कि तुम्हारी माँ यहाँ पर रह सकती है। ये बात जब मैंने उनके मुंह से सुनी तो मैं हैरान रह गई थी। एक पल के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सच कह रहे हैं। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ यहाँ पर रह सकती है, तुम उनका ख्याल रखो, मगर मुझसे वादा करो कि कभी तुम मुझे छोड़ने की बात नहीं करोगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मुंह से गलती से ऐसे शब्द निकल गए। मैं खुद भी आपको नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन क्या करूं? मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मेरी परवरिश की है, इसलिए मैं उनको नहीं भूल सकती। मैं बहुत खुश थी और इस तरह अब मैं अपने घर में रहकर अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। अब तो मुझे इस बात की भी टेंशन नहीं थी कि मुझे कुछ दिनों बाद माँ को भैया भाभी के पास भेजना होगा, क्योंकि मेरे पति ने मेरी माँ को इस घर में रखने की इजाज़त मुझे दे दी थी। मैंने अपनी माँ को गले लगाकर उन्हें बताया था कि अब आप मेरे साथ यहाँ रहोगी, मगर मेरी माँ उदास हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा पति क्या इस बात के लिए राज़ी है? मैंने उनको खुशी खुशी बताया कि हाँ, उन्होंने ही तो कहा है कि आप यहाँ पर रह सकती हो। माँ भी खुश हो गई थी, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी माँ हमेशा सोई सोई रहती थी। उधर मैं अपनी पति की तरफ से बेफिक्र थी, जिनकी नज़रों में हमेशा मेरी माँ के लिए नफरत रहती थी, मगर अब मैं उनकी नज़रों में अपनी माँ के लिए नरमी और मोहब्बत देख रही थी। मैं अपने पति का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी और अपनी माँ का भी, और अपने पति की पहले से भी ज़्यादा इज्जत करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को इस घर में रखकर मुंह पर इतना बड़ा एहसान जो कर दिया था। मगर मेरी माँ की कमज़ोरी मुझे दिन ब दिन परेशान कर रही थी और कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि उनकी हालत काफ़ी बिगड़ रही है। उनको भूख भी बहुत कम लगती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये थी कि वो ज़्यादातर सोती ही रहती थीं और उनकी रंगत भी पीली पड़ती जा रही थी। मुझे फ़िक्र होने लगी और मैंने फ़ैसला किया कि मैं उन्हें जल्द ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मगर जैसे ही मैंने ये बात रोहन से की तो उन्होंने ही फ़ौरन कहा कि अरे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ को चेकअप की ज़रूरत है तो मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है और बहुत ही काबिल डॉक्टर है। मैं उसे यहाँ पर बुला लेता हूँ। इस तरह तुम्हारी माँ को बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल ही उसे यहाँ पर बुलाता हूँ, वह उन्हें यहाँ पर देख लेंगे। मैं इस बात को सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे इस बात की खुशी भी हुई थी कि मेरे पति मेरी माँ के लिए फ़िक्र जताने लगे हैं। मैंने खुशी से उनको गले लगा लिया था और अपनी मोहब्बत जाहिर की थी, तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने मेरे सामने खड़े खड़े ही डॉक्टर को कॉल करके मेरी माँ की कंडीशन के बारे में सब कुछ बताया, तो मुझे अपने पति पर बहुत प्यार आया था।
कि वो डॉक्टर को इतनी डिटेल से सारी बात बता रहे थे कि मैं दंग रह गई थी। अगले ही दिन डॉक्टर माँ का चेकअप करने के लिए आए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा कि आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, इन्होंने इतनी बड़ी बीमारी काटी है तो बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, और कमजोरी तो अभी कुछ दिन तक रहेंगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जिससे इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैंने डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ मंगवा ली थीं और टाइम से अपनी माँ को देने लगी थी, मगर फिर भी माँ की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वो किसी बर्फ की तरह घुलती जा रही थी। मैं उनकी सेहत की वजह से हमेशा परेशान रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में करूँ तो करूँ क्या। डॉक्टर भी हर दिन आकर उनका चेकअप करता और मुझे तसल्ली देता, लेकिन मेरा दिल बेचैन रहने लगा था। मैंने रोहन से कहा कि मैं उन्हें एक बार हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती हूँ, तो वो अचानक मेरी बात सुनकर हड़बड़ा गए और कहने लगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? इतने बड़े डॉक्टर तुम्हारी माँ को देख रहे हैं और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। बाहर का डॉक्टर क्या मेरे दोस्त से ज्यादा काबिल है? मैं तो उनकी बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बेफिक्र नहीं हो रही थी। मेरे दिल में कुछ खटखसा भी हो रहा था। माँ की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी, और बाहर जब मैं किसी अच्छे अस्पताल ले जाने को कहती तो रोहन अपने इस डॉक्टर को बुला लेते जो वही पुरानी बात दोहराता रहता। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो अपने भैया पर आ रहा था, जिनकी वजह से मेरी माँ की ऐसी हालत हो गई थी, और उन्होंने पलटकर एक बार भी मेरी माँ को देखा भी नहीं था। एक दिन मैंने भैया को फ़ोन किया और उन्हें माँ की कंडीशन के बारे में बताया। भैया ने कहा कि माँ खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, तो इसलिए अब वो इस घर में नहीं आ सकती। अब तुम ही माँ का ध्यान रखो। क्या तुम उनकी बेटी नहीं हो? और वैसे भी इतनी महंगाई के दौर में मैं माँ की दवाइयों का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। भैया की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उनसे बहुत झगड़ी थी, लेकिन भैया पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। एक दिन मैं घर में खामोश और अपनी माँ की तबीयत के लिए परेशान बैठी हुई थी, जब मेरे पति के दोस्त की पत्नी, जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी, वो मुझसे मिलने के लिए आई और उसने मुझे परेशान देखा तो मुझसे परेशानी की वजह पूछने लगी। मैंने उनको अपनी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि इस पे परेशान होने वाली क्या बात है, तुम अपनी माँ का इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से करवा दो। जब मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता तो बेहतर है कि मेडिसिन चेंज कर ली जाए और किसी और डॉक्टर को दिखा लिया जाए। तो मैंने उनकी बात को समझा, क्योंकि दिल ही दिल में मैं भी तो यही चाहती थी कि माँ को किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन रोहन की वजह से मैं अपने फैसले पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन खुशकिस्मती से रोहन को 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग करने दुबई जाना था। मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, इसलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैं माँ को फ़ौरन ही अस्पताल ले गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थमाई, वो पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी माँ को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, इसलिए उनकी ये हालत हो रही थी। डॉक्टर के कहे गए शब्द सुनकर तो मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ था। उस घर में मैं और मेरे पति के अलावा तीसरा कोई भी नहीं रहता था, और सिर्फ नौकर थे जो मेरा और मेरे पति का हुक्म मानते थे। ये सब कौन कर रहा है, ये समझने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा था। मेरे पति मेरी मासूम माँ को मारना चाहते थे, ये ख्याल आते ही मेरा खून खोलने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान की जिंदगी की खुशी मेरे साथ है, वो मुझसे मेरी माँ की जिंदगी छीनने की कोशिश करेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि रोहन पर भरोसा करती रही। मैंने अपनी माँ को इलाज के लिए अस्पताल में ही रहने दिया और स्टाफ को ज़्यादा पैसे दे दिए ताकि वो मेरी माँ का ख्याल रख सके, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं जब तक अपनी माँ के रहने का बंदोबस्त नहीं कर देती तब तक मैं उन्हें यहीं पर रहने दूंगी। यहाँ उनका इलाज भी चलता रहेगा और उनका ख्याल भी रखा जाएगा। मैं घर वापस आ गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि अपने पति से बदला कैसे लूं। मैं अपने पति को वही सज़ा देना चाहती थी जो उन्होंने मेरी माँ के लिए सोची थी, मगर ये सब जज्बात में आकर नहीं करना चाहती थी। मैं उन्हें सोच समझकर बर्बाद करना चाहती थी। उनके दुबई से वापस आने के बाद जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने सिर्फ उनकी खुशी की खातिर माँ को वापस भय या भाभी के पास भेज दिया, तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने उनको कहा कि मुझे आपके खुशी से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। तो उन्होंने खुशी से मुझे अपने गले लगा लिया और कहने लगे, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी
बस इसी तरह मेरा कहना मानती रहो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता रहूँगा। मैं उनके सामने ऐसी बन गई जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो मेरी माँ के साथ क्या कुछ करते रहे। मैंने उनसे पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत जतानी शुरू कर दी और मैं उनका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी। उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी ताकि उनको लगे कि मैं अब भी उनके काबू में हूँ। और फिर मैंने अपने प्लान पर फोकस देना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने घर की नौकरियों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्हें वो इज्जत दी जो उन्हें कभी भी इस घर में नहीं मिली। उनकी सैलरी बढ़ा दी, उनकी इतनी वेलफेयर की कि वो मेरे पति से ज़्यादा मेरी वफादारी का दम बढ़ने लगे। और फिर मैंने बहुत ही आसानी के साथ उनसे उगलवा लिया कि माँ को किस चीज़ में जहर मिलाकर दिया जाता था। मैंने बहुत ही समझदारी से अपने पति के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, जिसमें उनका जहर देने का सबूत भी शामिल था। फिर मैंने वो वार किया जिससे मेरे पति की दुनिया ही हिल गई। एक रात मैंने उन्हें अपनी बातों में उलझाकर कुछ फाइल पर उनके सिग्नेचर ले लिए। उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि वो क्या कर बैठे हैं। असल में मैंने उनका सारा बिजनेस और उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और उन्हें पता भी नहीं चल पाया। कुछ दिन के बाद मैंने एक वकील के थ्रू अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जब पुलिस हमारे घर पर आई तो मेरे पति शॉक्ड रह गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि आपको अपने जुर्म की सज़ा मिल रही है। तुमने मेरी माँ को जहर दिया और अब तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है। मेरे पति तो घबरा गए थे। कहने लगी, शिल्पा तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती थी कि आप भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया था। वो चौंक रहे थे मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उनकी सारी समझदारी, घमंड, जायदाद का रौब सब कुछ निकल गया था। उनकी सारी प्रॉपर्टी और उनकी जायदाद अब मेरी हो चुकी थी। वो चाह कर भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वो अपने लिए अच्छा वकील भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मेरे पति को उनके किए की सज़ा मिल गई थी तो मेरे दिल में भी ठंडक पड़ गई। मैं सीधा अस्पताल गई और वहाँ से अपनी माँ को लेकर घर आई। माँ की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी तो मैंने सुकून का सांस लिया और माँ को सब कुछ बताया कि किस तरह से मेरे पति ने नौकरों को पैसे दिए थे कि वो आपके लिए जो खाना बना रहे हैं उसमें जहर मिलाते और वही जहर वाला खाना आपको दिया जा रहा था। मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। मगर मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा घर आपकी वजह से बर्बाद नहीं हुआ। मेरा पति मुझे आपसे दूर रख रहा था, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। उसका कहना था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन जो लोग मोहब्बत करते हैं वो अपनों को दूर नहीं करते। मेरे पति के अंदर अपनी दौलत का घमंड था। वो मेरे गरीब परिवार से नफरत करता था, लेकिन मैं अपने परिवार का हिस्सा थी। किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत कैसे कर सकती थी जो मुझसे मोहब्बत करके मेरे परिवार वालों से नफरत करता हो। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता था तो उसे मेरे भाई और मेरी माँ को भी एक्सेप्ट करना था। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपने तो मुझे मना किया था कि मैं ये शादी ना करूं, मगर मेरी आंखें बंद हो गई थीं। मुझसे गलती हो गई कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मैंने ये जाना कि जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता, बल्कि अपने रिश्ते भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने बहुत सोचने के बाद अपने पति से डिवोर्स ले ली और अब मैं अपनी माँ को हमेशा अपने साथ रखती हूँ और उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। मैंने अपने भैया भाभी से भी संबंध तोड़ दिए जिन्होंने बुरे समय में मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा। बेटी, अगर माँ का ख्याल नहीं रखते तो क्या हुआ? बेटियां हैं ना, अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए कुछ बेटियों को मेरी तरह ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिन माता पिता ने हमारी परवरिश की है, आखिरकार हम उन्हें नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।